हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कस्टमर में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो नाउ दिस इज कंप्लीटेड। ओके, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे। न्यूमेरिकल्स related to motion in a straight line. Motion in a straight line. तो आज कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो, कोई न्यूमेरिकल आपसे हो जाता है, किसी टॉपिक से संबंधित कोई न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हो तो आप तभी माना कि टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। कंसेप्चुअल, रटना नहीं है, रटने में तो कुछ नहीं है, रट लो आप, रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको डीपली क्वेश्चन समझने हैं, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं, कंसेप्ट से क्लियर होता है क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन आप हो जाते हैं तो आप समझना कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं, मीडियम लेवल हम देखेंगे आज। तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये तो आप कर देंगे। देखो, एक व्यक्ति, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 8 मीटर उत्तर की ओर, एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर फिर 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, ओके। तो उसका प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन ज्ञात कीजिए। उसका प्रारंभिक स्थिति यानी जहां से गति शुरू की थी, उसका प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात करो। एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर फिर 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसका प्रारंभिक स्थिति से क्या निकालिए भाई? विस्थापन निकालिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप बनाना डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये होता है आपका नॉर्थ, ये क्या होता है? साउथ। इस तरह मानते हैं ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है बच्चों? वेस्ट होता है। ठीक है, तो मान लो गति हमने यहां से शुरू कर दी, लो भाई हमने ओ पॉइंट से गति शुरू कर दी। तो कह रहे हैं 8 मीटर चल रहा है उत्तर की ओर, तो भाई 8 मीटर गया उत्तर की ओर। लो, ये मान लो ए पॉइंट पे पहुंच गया, और ये कितना है? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर उत्तर की ओर चला। अब यहां के बाद फिर 6 मीटर, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अब कह रहा है 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है, अब तो यहां से पूर्व दरित होगा, तो भाई 6 मीटर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। ये मानो यहां पे आ गया, ये कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो कह रहा है उसका प्रारंभिक स्थिति से क्या ज्ञात करो? विस्थापन ज्ञात करो। यानी आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है ये वाला विस्थापन, यानी आपको ओ भी निकालना है। प्रारंभिक स्थिति क्या है? ये ओ है, ये हमारी हो गई प्रारंभिक स्थिति। ठीक है बच्चों, और अब यहां पे पहुंच गया, इसके आगे तो नहीं गया, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? ये हो गई फाइनल पोजीशन, यानी अंतिम स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो गई? अंतिम स्थिति। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ओ भी आपको निकालना है। तो विस्थापन निकाल सकते हो। तो देखो, विस्थापन क्या होगा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी ओ बी। तो बच्चों देखो, समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो 90 के सामने वाला ये एंगल कितना होगा? 90। तो 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, और ये हो गया आपके पास लंब, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आधार। ठीक है, तो आपको पता है कि ओ बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर,
यानी ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ये होगा। तो बच्चों देख रहे हैं हम ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। तो बच्चों यहां से ओ बी की वैल्यू क्या आएगी 10 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर। तो उसका प्रारंभिक स्थिति से जो विस्थापन होगा वो कितना होगा 10 मीटर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। और देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर 4 मीटर, एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर 4 मीटर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में। 4 मीटर, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर, फिर उत्तर की ओर 3 मीटर चलता है तथा अंत में चलता है तथा अंत में पहले गया वो पूर्व की ओर, फिर गया वो उत्तर की ओर, तथा अंत में वह 5 मीटर क्षैतिज तल के, अंत में वह 5 मीटर क्षैतिज तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। तो क्वेश्चन देखो आपको ऐसे लैंग्वेज बना के देगा। क्षैतिज तल के ऊपर, अंत में 5 मीटर क्षैतिज तल के ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। ठीक है भाई। तो व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो क्या पूछ रहा है, व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो। तो व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो अब देखो दिशा वाले क्वेश्चन आ गया, तो आप डायरेक्शन बना लो। सबसे पहले ये लो सर, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, दिस इज वेस्ट। क्लियर है। तो कह रहा है एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर चल रहा है 4 मीटर। तो मान लो ये हमने पॉइंट लिया ओ पॉइंट, तो पहले चल रहा है पूर्व की ओर, ये हो गया ना पूर्व ईस्ट, यानी ये चल रहा है 4 मीटर। तो ओ से ए गया वो कितना मीटर 4 मीटर। कह रहा है फिर उत्तर की ओर 3 मीटर। तो जब वो ए पर था तो उसके लिए उत्तर ये होगा, ऊपर ऊपर जाना है इसे, ऊपर 3 मीटर, तो 3 मीटर गया ऊपर की ओर। अब देखो थोड़ा सा डिस्टेंस ध्यान रखना है, 4 मीटर है तो थोड़ा ज्यादा होगा, 3 मीटर है उससे थोड़ा कम होगा। नाप की कोई नहीं बैठा, लेकिन थोड़ा आपको एक आइडिया होना चाहिए। ओके, ये हो गया बच्चों 3 मीटर। ठीक है, ओके। तथा अंत में वह 5 मीटर क्षैतिज तल के ऊपर की ओर जाता है। अंत में कहा चल रहा है वो 5 मीटर क्षैतिज तल के ऊपर की ओर चल रहा है। यहां से गया वो 4 मीटर, यहां गया 3 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है वो 5 मीटर क्षैतिज तल के कहां चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। तो कह रहा है क्षैतिज तल के ऊपर की ओर, मतलब ये जो तल बना है ये क्षैतिज तल हो गया। आप देख रहे हैं, जैसे हम तल की बात करें तो ये हमारा तल हो गया इस तरह। देखो ये मानो एक्स डायरेक्शन होगा, ये कौन सी हो गई वाई डायरेक्शन। तो बिल्कुल आपको पता है एक्स वाई तल हो गया। तो एक्स वाई तल के ऊपर की ओर यानी जेड डायरेक्शन में, तो पहले अपन ऐसा करेंगे, यहां तक विस्थापन निकाल लेते हैं क्योंकि हम जेड तो बोर्ड पे नहीं बना सकते। तो कह रहे हैं इसके ऊपर की ओर, क्षैतिज तल के ऊपर की ओर चल रहा है, तो एक्स वाई तल के ऊपर क्या होगा, देखो एक्स वाई तल के ऊपर की ओर इसका मतलब हो गया बच्चों जेड एक्सिस। तो एक्स वाई तल के ऊपर क्यों चल रहा है, तो व्यक्ति के परिणामी विस्थापन का मान ज्ञात करो।
तो पहले हम, क्योंकि हमारा जो बोर्ड होता है वो 2D में होता है, तो पहले अपन इसका विस्थापन निकाल लें। तो O से A चल रहा है, फिर B चल रहा है, तो ये तो हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, या अंतिम विस्थापन। तो ये जो आपके पास दिख रहा है OB, ये क्या होगा इसका क्षैतिज तल में विस्थापन। देखो क्षैतिज तल में जो विस्थापन होगा इसका, क्षैतिज तल में विस्थापन वो कितना हो जाएगा, वही OB। तो आपको दिख रहा है कर्ण स्क्वायर, क्योंकि देखो 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 16 प्लस 36, यानी बच्चों OB आपके पास देखो 36 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास ही, OA स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर था 16, और ये सॉरी 36 नहीं 3 है, 6 नहीं है 3, 16 कितना हो गया 25 का रूट। तो OB इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5 मीटर। ठीक है, तो कह रहे हैं XY तल में तो हमने जो मान निकाला है विस्थापन का वो कितना है, 5 मीटर। अब हमें पता है कि XYZ के लंबवत होता है, तो अब इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो B पॉइंट पर है। अब B से ऊपर क्यों चल रहा है, B से कहां चल रहा है, ऊपर क्यों चल रहा है, यानी लंबवत दिशा में चल रहा है। तो कह रहा है परिणामी विस्थापन ज्ञात करो, और ये ऊपर की ओर कितना चल रहा है, 5 मीटर। तो बच्चों 5 तो ये रहा। अब कह रहा है क्षैतिज तल में ऊपर की ओर, अगर मान लो यदि परिणामी जो विस्थापन है उसको मैं R मान लेता हूं, R, यदि परिणामी विस्थापन R हो तो R की वैल्यू क्या होगी। अब दो अगर लंबवत सदिश होते हैं, पढ़ेंगे इसको अपन, दो सदिश अगर लंबवत हो, जैसे मान लो P और Q कैसा है, लंबवत है, तो बच्चों इनका परिणामी सदिश यानी इनका परिमाण जो होता है R इज इक्वल टू वो होता है √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो XY तल में तो ये मिल गया। अब कह रहे हैं इसके लंबवत है, नहीं ऊपर की ओर चल रहा है। अब ऊपर की ओर या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर, तो ये कह रहा है ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर से अपन मान लें तो ये Z डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी OB का स्क्वायर और ये 5 मीटर ऊपर की ओर चल रहा है उसका स्क्वायर। तो बच्चों R इज इक्वल टू, और OB भी 5 है वो भी 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 25, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, √50। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 दूनी 50, तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, 5√2, 5√2। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाने का मतलब है Z डायरेक्शन में, तो इस तरह हम परिणामी विस्थापन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डायग्राम आपको दे रखा है। देखो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। एक सर्किल आपको दे दिया, ठीक है, ये सर्किल आपको दे दिया और कह रहा है ये इसका सेंटर है O पॉइंट, ठीक है, और ये 3 साइकिल्स हमारे A B और C, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई, ये मानो P पॉइंट है, इसको देखिए आप, और ये Q पॉइंट है। ये तो P पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे कि 3 साइकिल्स हमारे, तो A तो ऐसे चल रहा है, B ऐसे चल रहा है और C ऐसे चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 साइकिल्स हमारे A B C चित्रानुसार चलकर P से Q पर, यानी 3 साइकिल्स हमारे A, B, C, 3 साइकिल्स हमारे A B C
तो ये पी से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं भाई? पी से। तो ये 3 हमारे पास साइकिल सवार थे। ठीक है, ये कहां से चल रहे हैं? पी से चल रहे हैं। तो पी से चल के ये क्यू पर एक साथ 10 सेकंड में पहुंचते हैं, यानी पी से चलते हैं और क्यू पर एक साथ 10 सेकंड में पहुंचते हैं। पी से क्यू पर एक साथ 10 सेकंड में पहुंचते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। पहुंचते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर हो, त्रिज्या सपोज करो मैं क्या मान लूं? आर, ये त्रिज्या है। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या हो? 10 मीटर हो, तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है भाई? एक आपसे पूछ रहा है भाई तीनों का विस्थापन बताओ, तीनों का विस्थापन, ठीक है। और सेकंड आपसे पूछ रहे हैं तीनों का औसत वेग, तीनों का औसत वेग, ठीक है भाई। और थर्ड नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? तीनों की औसत चाल ज्ञात करो, तीनों की औसत चाल ज्ञात करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को समझिए इसको आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइकिल सवार है ए, बी और सी। तो ये आपको ये चित्र में जो दिखा रखा है डायरेक्शन, ये इनका पथ है, इस पे चल रहे हैं। तो भाई पी से शुरू कर रहे हैं। शुरू कहां से कर रहे हैं? पी से। कहां पे पहुंचना है? इन्हें क्यू पे पहुंचना है। तो पी से चलकर ए से ए जा रहा है, ये ऐसे चलेगा, ये बी ऐसे जा रहा है और सी ऐसे आ रहा है। तो पी से चलना है, क्यू पे जाना है। तो कह रहा है 10 सेकंड में पहुंचते हैं तीनों एक साथ। रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक है, तीनों 10 सेकंड में पहुंचना है क्यू पर। 10 मीटर त्रिज्या का ये पथ है। त्रिज्या जो है ये पीओ या जो ओ क्यू जो है, त्रिज्या 10 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों का विस्थापन बताओ, तीनों का औसत वेग बताओ और तीनों की क्या बताओ? औसत चाल बताओ। यानी आपको ए, बी और सी का विस्थापन बताना है, वेग बताना है और तीनों क्या बतानी है बच्चों? औसत आपको क्या बतानी है? चाल बतानी है, ठीक है। तो चलो आ जाओ आप तीनों के औसत, तीनों के विस्थापन पे आ जाओ। देखो भाई विस्थापन क्या होता है मुझे बताओ? विस्थापन ये तो हो गई पी इसकी प्रारंभिक स्थिति। ध्यान केवल हमें, क्योंकि हमें पता है कि जो विस्थापन का मान है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो भाई पी तो हो गई आपकी प्रारंभिक स्थिति, रास्ता चाहे कोई सा भी हो, प्रारंभिक स्थिति सेम है और अंतिम स्थिति भी सेम है। प्रारंभिक स्थिति सेम है और अंतिम स्थिति सेम है। तो आपको भाई पी से क्यू तक की दूरी निकालनी, निकाल सकते हो। तो तीनों का विस्थापन तो सेम आएगा। देखो सर फर्स्ट नंबर लेके चलूं मैं, तीनों का विस्थापन, तीनों का विस्थापन तो समान ही आएगा, क्योंकि तीनों पी से शुरू कर रहे हैं और तीनों क्यू पर आ रहे हैं। तो तीनों की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है। तो तीनों का विस्थापन क्या रहेगा? देखो इसको मैं ऐसे बना दूं कि भाई पी से चले और इस तरह क्यू पे पहुंच गए, ये ओ पॉइंट है, तो यही विस्थापन रहेगा आपके पास पी क्यू। तो भाई ये त्रिज्या आपको दे रखी, ये भी 10 मीटर है, ये भी कितना है? 10 मीटर। तीनों का विस्थापन क्या होगा? वही होगा पी क्यू। क्यों होगा? क्योंकि तीनों समान प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है तीनों की। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? अब देखना भाई, लॉन्ग कॉन स्क्वायर की बात करेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया बच्चों? पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो तीनों का विस्थापन क्या हो गया? 10 को बाहर ले लो, 10√2 मीटर। क्लियर? तीनों का विस्थापन सेम होगा, तीनों की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान है, तो विस्थापन क्या होगा? समान होगा। तो चलो तीनों का विस्थापन तो कितना आ गया? 10√2 मीटर। क्लियर है?
ओके, अब तीनों का जब विस्थापन समान है तो भाई औसत वेग भी समान होगा, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर तो होती है औसत वेग। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो विस्थापन समान है तो भाई वेग भी समान होगा, क्योंकि टाइम समान है। तो सेकंड नंबर क्या है? तीनों का औसत वेग, तीनों का औसत वेग। औसत वेग का मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो तीनों का विस्थापन कितना है? पी क्यू। और टाइम कितना लगा? टी। तो तीनों का जो औसत वेग होगा वी एवरेज होगा, पी क्यू कितना है? 10√2। और बच्चों टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड, यानी 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया? √2 मीटर पर सेकंड। तो तीनों का औसत वेग कितना आ गया? √2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? भाई तीनों का विस्थापन समान है तो तीनों का जो औसत वेग होगा वो भी क्या होगा? समान। हाँ जी। अब कह रहा है आपसे तीनों की औसत चाल बताओ। क्या बताओ? तीनों की औसत चाल। चाल डिपेंड करती है दूरी पर, क्योंकि चाल का मतलब है दूरी बटा समय। औसत चाल का मतलब है कुल दूरी बटा कुल समय। तो भाई दूरी तो देखो अलग अलग है, क्योंकि ए चल रहा है इस दिशा में, ऐसे चल रहा है पी क्यू, बी ऐसे चल रहा है और सी ऐसे चल रहा है। तो तीनों की दूरियां अलग अलग है, तो भैया औसत चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। क्या होगी? औसत चाल अलग अलग होगी। क्लियर है? ओके, तो देखिए आप, औसत चाल की बात करें, थर्ड नंबर, औसत चाल। ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूं ए के लिए, वी ए। तो औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। टाइम तो 10 सेकंड ही लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो दूरी कितनी होगी? दूरी देखो मैं ऐसे लिखूंगा पी ए क्यू, तो अभी समझ ना, पी बी क्यू, ये वाली पी सी क्यू। तो दूरी भी सही है। चलिए, पूरी परिधि कितनी होती है? 2πr। चलो एक बार लिख देता हूं मैं। P से शुरू कर रहा है और A वाले पथ पे चल रहा है हमारा ए सवार जो है, साइकिल सवार। तो औसत चाल यानी दूरी इसके द्वारा हो गई पी ए क्यू। टाइम तो टी है। टाइम क्या है? टी। तो बताओ ये दूरी कितनी है? यानी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जैसे मान लो हम इस तरह बात करें, ध्यान देना इसमें आप। तो यहां से शुरू कर रहे हैं वो, तो यहां से शुरू करके बताओ कितना आ गए? यहां से शुरू करके वो यहां पे आ जाता है। ये तो है बस पी के लिए, ए के लिए सॉरी। तो P और ये ए वाला हमारा जो सवार है वो यहां पे आ गया Q पॉइंट पर। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी? भाई ये 3/4 हिस्सा हो गया। ये पूरी परिधि 2πr है, तो 2πr का कौन सा हिस्सा हो गया? 3/4। इसे आधा हो गया, तो 1/4 हो गया ना ये। भाई आप देख रहे हो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 1/4, तो 3/4 हो गया परिधि का। पूरी परिधि का 3/4 हुआ हिस्सा। तो पूरी परिधि होती है 2πr। तो बच्चों ए के लिए जो दूरी होगी वो क्या होगी? कि 3/4 किसका? पूरी परिधि का। क्योंकि पूरी परिधि तो ये हो जाएगी 2πr। अब बात करें केवल यहां से लेकर वो ऐसे आया वृत्त पर और यहां तक केवल ये वाला पोर्शन, तो पूरा 2πr है। तो ये कितना हिस्सा हो गया? 3/4। तो यहां से लेकर यहां तक 3/4 2πr अपॉन टी। चलो मान रखो इसमें आप। तो आप देख रहे हैं भाई 3/4 इंटू 2π का मान है 3.14। त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर। और टाइम भी कितना है? 10 सेकंड। इससे 10 से 10 कट गया, 2 दूनी 4। तो ये आप देख सकते हैं कि 3/2, 3 से गुणा कर दो इसे आप, ये आप इसे 2 से कैंसिल कर दो। 3 चौक 12 का 2 का हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 1 3 तिया 9.42/2। 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो 2 चौके 8
दो सत्ते 14, दो एकम 2, तो 4.71 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4.71 मीटर पर सेकेंड, या पाई के रूप में भी छोड़ सकते हैं। अब बी की बात करें तो बी के लिए, भाई बी के लिए कौन सा रास्ता है, बी चल रहा है ऐसे, बी के लिए दूरी ये वाली है, पी से ओ चला, फिर ओ से क्यू चला, पी से ओ और ओ से क्यू, तो बी के लिए दूरी कितनी हो गई, तो बी के लिए दूरी हो गई भाई पीओ, पीओ पे चला फिर ओ क्यू पे चला, टाइम कितना है टी, तो बच्चों पीओ कितना है, देखो त्रिज्या हो गई ना 10 10, तो कितना हो गया 20, और टाइम कितना है टी, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, भाई पी से चल रहा है ओ पे, ओ से चल रहा है क्यू पे, तो ये दूरी कितनी हो गई टोटल, ये 10 है ये 10 है, टोटल कितना हो गया 20। अब मैं वीसी की बात करूं तो वीसी कहां चल रहा है, पी से लेकर क्यू, यानी केवल पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा, पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा चल रहा है, तो वीसी के लिए क्या होगा, दूरी यानी पीसी क्यू, टाइम कितना टी, तो पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा यानी 2πr अपॉन टी, तो आप वैल्यू पुट करो 1/4 2 पाई, और आर भी 10 है और टी भी 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये π/2 मीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.14। तो क्वेश्चन हमने करा, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो कितने भी कैसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है। ओके चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, कह रहे एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल बताइए। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा की, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी, दूरी सामान्य आधी आधी, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी, तो आधी बची, तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, कार की औसत चाल ज्ञात करो। तो कह रहे हैं एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो कह रहा है कार की औसत चाल ज्ञात करो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था यहां पर कि आपको केवल चाल दे रखी है, क्या दे रखी है, चाल, यानी मानो पहली जो चाल है उसको अगर मैं v1 मान लू, तो v1 कितना दे रखा है 40 किलोमीटर पर हार, ठीक है, h का मतलब ये हावर है, और v2 कितना दे रखा है आपको 60 किलोमीटर पर हार आपको दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात करो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम नहीं है तो देखो हम इसको दोबारा निकाल लेते हैं, चूंकि v एवरेज क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, ये तो होता है फॉर्मूला। अब केवल आपको चाल दे रखी है, चाल, तो इसको आपको केवल चाल में चेंज करना है, तो d1 प्लस d2 यानी कुल दूरी बटा कुल समय आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है,
तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जैसे मान लो टोटल दूरी हमारे पास है d, तो d1 कितना होगा, आप कहोगे सर d/2, और d2 कितना होगा, आप कहोगे d/2। d1 दूरी वो चल रही है मान लो v1 चाल से, और d2 दूरी वो चल रही है मान लो किससे, v2 चाल से। तो समय जो लगेगा, देखो d1 दूरी को v1 चाल से तय कर रहा है, तो टाइम कितना होगा, समय होता है दूरी बटा चाल, तो d1/v1। क्लियर है, d1/v1। और ऐसे ही t2 क्या हो जाएगा, d2/v2, क्योंकि हमें v के रूप में लिखे आना है। क्लियर है, तो ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो आप देख सकते हैं d1 प्लस d2 अपॉन समय, तो समय नहीं दे रखा, दूरी बटा चाल, दूरी मतलब d1/v1 प्लस d2/v2। ठीक है, और यहां भी आप देख सकते हैं कि d1 प्लस d2 तो कितना हो गया d, भाई टोटल दूरी मैंने क्या मान ली d, और d1 और d2 तो आप देख रहे हैं यहां भी d/2 आएगा 2v1, और यहां भी d/2v2 आएगा, क्योंकि d1 d2 कितना है, d/2 और d/2। समझ गए ना, पूरी डिस्टेंस कितनी है d, आधी दूरी कितनी होगी d/2। तो देखो फॉर्मूला आपके सामने है, तो यहां से देखो d/2 में कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कैंसिल हो गया। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि आधी दूरी इतनी चाल से आधी दूरी समान हो, चाल अलग अलग हो, तो क्या फॉर्मूला बनता है, देखो v एवरेज का 1/2 है, तो 2 को ऊपर ले जाओ, और ये यहां क्या आ जाएगा v1 प्लस v2, नीचे v1 v2 आएगा, तो ये ऊपर चला गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, निकाला भी था कि पहली आधी दूरी v1 चाल से, शेष आधी दूरी v2 चाल से, तो औसत चाल क्या होती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 हमारे पास है, v2 हमारे पास है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। तो बच्चों v एवरेज इज इक्वल टू v1 कितना, देखो 2 इंटू v1 कितना है 40, v2 कितना है 60, और ये आ गया 40 प्लस 60। तो इसको सॉल्व करें बच्चों, तो v एवरेज इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 इंटू 60 इंटू 2, इन 2 चौके 8 में 48, ये आ गया 4800, और 60 और 40 कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो v एवरेज जो औसत चाल आएगी वो आ जाएगी 48 किलोमीटर पर हावर। औसत चाल कितनी आएगी 48 किलोमीटर पर हावर। क्लियर, 48 किलोमीटर पर हावर। तो आज हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करे, आगे और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई समझ नहीं आया हो, कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में।